हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 2 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें मैं लॉन्ग टर्म जो फिनेंसिंग होती है उसके डिफरेंट सोर्सेस को एक्सप्लेन करूंगा और वन बाय वन उन डिफरेंट सोर्सेस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइम पे, किस कंडीशन में किस सोर्स का यूज करना बेटर होता है। मैं होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनेबल होंगे अपने वर्ड्स में असाइनमेंट में कुछ लिखने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो आप कुछ लिख सकेंगे और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड ब्रिंग आउट देयर रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है, उसके बाद हम डिफरेंट सोर्सेस पे जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के होते हैं आएंगे। उसमें इक्विटी शेयर्स है, हम इक्विटी शेयर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। हम प्रेफरेंस शेयर्स से अगर हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये देखेंगे। डिबेंचर्स क्या होता है और डिबेंचर्स से पैसा इकट्ठा करने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सिमिलरली हम लोन्स और रिटेन्ड अर्निंग के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इन 3 पॉइंट्स को समझ जाएं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की हमको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो होती है किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट है वो काफी अच्छा है, काफी सॉलिड है, तो उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बिजनेस का एक बैकबोन होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का यूज दोस्तों जनरली उन रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है जिनका यूज मोर देन 5 इयर्स के लिए हम कर सकते हैं, जिनसे प्रॉफिट जो होगा बिजनेस को 5 इयर्स से ज्यादा के लिए होगा। तो इस तरह की जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो 5 साल से ज्यादा की हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का हम यूज करते हैं। इसमें क्या क्या हम जो भी फिक्स्ड एसेट हैं, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग और या जो भी फिक्स्ड एसेट परमानेंट नेचर की चीजों को खरीदने में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का यूज करते हैं। तो हमने क्या जाना, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अच्छी है तो उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी काफी इंक्रीज कर जाती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का यूज उन रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है जो कि मोर देन 5 इयर्स के लिए यूज होती हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में फिक्स्ड एसेट हम खरीद सकते हैं जैसे लैंड, एसेट, मशीनरी, बिल्डिंग और जो भी एसेट्स हैं परमानेंट नेचर के, उनको खरीदने के लिए, उनको परचेज करने के लिए हम मेनली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो यह फर्म के फाइनेंस का मेन सोर्स होता है। कोई भी फर्म अगर स्टार्ट होती है तो उसके ओनर्स के पास जो भी पैसा रहता है वो उस पैसे को जो ऑलरेडी उनके पास है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब ही है ओनरशिप। तो ये मेन सोर्स होता है। उसके बाद जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको डेट से या फर्दर इक्विटी शेयर होल्डर्स इश्यू करके प्राइमरी मार्केट में ले सकते हैं। तो ये जो इक्विटी शेयर्स होता है फर्म के फाइनेंस का मेन सोर्स होता है। दूसरा पॉइंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी का मतलब ही है ओनर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। वो वोटिंग राइट उनको मिलता है, वो किसी डिसीजन मेकिंग पे वोट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग राइट्स के थ्रू। दूसरा पॉइंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लेस रिस्की। इक्विटी शेयर्स आर लेस रिस्की इन फर्म्स पर्सपेक्टिव एज फर्म हैज नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। जो दोस्तों इक्विटी शेयर होता है फर्म के पर्सपेक्टिव से वो लेस रिस्की होता है, क्योंकि अगर कोई पैसा इक्विटी शेयर्स से कलेक्ट किया गया है तो कोई भी फर्म का फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उस पैसे की, उस पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता कि उसको रीपेमेंट किया जाए। तो फर्म के पर्सपेक्टिव से इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता। वहीं पे अगर फर्म ने लोन से पैसा इकट्ठा किया है तो लोन पे इंटरेस्ट उसको देना ही देना है, इवन अगर फर्म लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ये डिपेंड नहीं करता। लोन्स वगैरह के केस में, डेट के केस में फर्म को जो इंटरेस्ट होता है वो पे करना होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता, इसलिए ये लेस रिस्की होते हैं। इट डायलूट्स ओनरशिप।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जितने भी ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, प्रमोटर्स की जो प्रोजेक्ट के ओनर्स हैं उनकी ओनरशिप उतनी ज्यादा कम होती जाती है। ये एक डिसएडवांटेज भी है इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट मनी आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ ऑल द फाइनेंसेस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सपोज अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो हमने जाना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स चूंकि ओनर्स हैं, तो उनको जो रीपेमेंट है वो लास्ट में, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। सबसे पहले सारा डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे पैसे, इन सारे जो होल्डर्स हैं उनको पैसा दे दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इक्विटी शेयर्स गेट बेनिफिट्स ऑफ डिविडेंड एंड बोनस। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एंड बोनस मिलता है। अगर फर्म प्रॉफिट में जाती है और वो डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है, बोनस देना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड और बोनस के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, यह भी उनके पास एक एडवांटेज होता है। तो अगर हम कंसोलिडेट करें दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, तो इसका सबसे मेजर एडवांटेज है, इससे लेस बर्डन होता है फर्म को, क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता। दूसरा इसका मेजर जो एडवांटेज है, लर्न फ्रॉम पार्टनर्स, चूंकि इसमें डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट ओनर्स होते हैं, वो सारे एक जगह पे आते हैं, एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करते हैं, तो इसमें पार्टनर्स से लर्न करने की, सीखने की, नॉलेज शेयरिंग की भी पॉसिबिलिटी होती है। नो क्रेडिट इश्यूज, इसमें कोई क्रेडिट इश्यू की जरूरत नहीं होती। इस जैसे हम अगर बैंक से पैसा लेने जाते हैं, डेट से पैसा कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, वो हमारी प्रीवियस ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखता है, और अगर वो खराब है तो बैंक हमें लोन्स देने से हिचकिचाते हैं, नहीं देते हैं। तो इस केस में इक्विटी के थ्रू पैसा कलेक्ट करने के लिए हमें क्रेडिट इश्यूज के जैसे पुअर फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। अगर हम डिसएडवांटेजेस को इसके कंसोलिडेट करें तो शेयर्ड प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है, जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं, उसमें शेयर करना होता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, चूंकि ओनरशिप हमारी डायलूट होती है, इसलिए जो हमारा कंट्रोल है वो कम हो जाता है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये इसके मेजर डिसएडवांटेज हैं। दोस्तों अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर भी लॉन्ग टर्म सोर्स है फिनांसिंग का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसमें सबसे पहला है वर्ड प्रेफरेंस पे हमें फोकस करना चाहिए। प्रेफरेंस का मतलब यह है कि जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। किन किन केसेस में? दो केसेस में। पहला, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो जो डिविडेंड, एक फिक्स डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और सबसे पहले जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं, नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको दिया जाता है। तो पहला प्रेफरेंस इनको मिलता है डिविडेंड पे, और दूसरा प्रेफरेंस किस पे मिलता है? अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो इसमें हमने जाना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या मतलब होता है, प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब होता है। ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, किन चीजों पे? दो चीजों पे। कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो वो डेफिनेटली एक फिक्स्ड डिविडेंड उनको मिलता है, जो कि इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। और दूसरा इनका प्रेफरेंस होता है, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है और उसकी वाइंडिंग अप होती है, तो उन्हें जो प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले, उनका जो पैसा होता है वो रिकवर किया जाता है। नेक्स्ट है गेट्स फिक्स्ड डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको मैंने यहां बताया ही। इनके पास दोस्तों वोटिंग राइट नहीं होता है। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंसोलिडेट करें तो जो सबसे पहला एडवांटेज है इसका, अपीलिंग टू इन्वेस्टर्स प्रिफरिंग सेफ्टी। ऐसे इन्वेस्टर्स जो सेफ्टी को प्रिफर करते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं काफी बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, कंपनी को डिविडेंड देना है, तो सबसे पहले प्रिफर किया जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाए। नो ऑब्लिगेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस, यह भी एक तरह का फर्म के पर्सपेक्टिव से इसका एडवांटेज है, क्योंकि अगर लॉस होता है तो
लॉस के केस में कोई भी फर्म का ऑब्लिगेशन नहीं होता कि उसको डिविडेंड देना है। वहीं अगर कंपनी पैसा डेट के थ्रू, लोन के थ्रू ले रही है, तो वहां पे अगर लॉस हो, प्रॉफिट हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता, कंपनी को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे करना होता है। नो इंटरफेरेंस, जैसा कि हमने जाना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो वो कोई इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफियर फर्म के डिसीजन में नहीं ले सकते। तो फर्म के पर्सपेक्टिव से ये भी इसका एक एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें इसका जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मेजर डिसएडवांटेज है। इसमें फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले एक फिक्स्ड जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना होता है, तो एक ये डिसएडवांटेज है इसका। लिमिटेड अपील टू बोल्ड इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर जो हायर रिस्क और हायर रिटर्न को प्रिफर करते हैं, उनके लिए ये अपीलिंग नहीं होता है, उनके लिए इक्विटी शेयर्स ज्यादा अपीलिंग होते हैं। और इस केस में लो रिटर्न्स मिलते हैं कि इसका रीजन ये है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, हायर प्रॉफिट हो रहा है तो भी एक फिक्स्ड रिटर्न होगा, लो प्रॉफिट हो रहा है तो भी एक फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाएगा। इसलिए ये अनअट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है प्रॉफिट के केस में, और अगर सपोज कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो भी वो फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इस तरह से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को समझा और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक कंसोलिडेटेड वे में देखा। दोस्तों, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का जो एक नेक्स्ट मेजर सोर्स होता है वो डिबेंचर होता है। फर्म जो है वो डिबेंचर से भी पैसा कलेक्ट कर सकती है। डिबेंचर के केस में क्या होता है दोस्तों, जो भी फर्म डिबेंचर से पैसा कलेक्ट करती है उसमें डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रिटर्न, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है फर्म को। फर्म का एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, वो पीरियाडिक वे में एक फिक्स्ड जो इंटरेस्ट है वो पे करती है। इसलिए डिबेंचर्स जो होते हैं फर्म के पर्सपेक्टिव से रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फर्म आइदर लॉस में है या प्रॉफिट में है। दोनों केसेस में फर्म को एक फिक्स्ड जो इंटरेस्ट है, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, वो पे करना होता है। वहीं पे अगर फर्म ने इक्विटी से पैसा कलेक्ट किया है तो वहां पे फर्म का कोई भी एक जो रिस्क होता है, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, वो नहीं होता। इसलिए फर्म के पर्सपेक्टिव से दोस्तों जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिस्की होते हैं। दूसरी बात जो सबसे मेजर इसका एडवांटेज है, जो डिबेंचर्स होते हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं दोस्तों। लेस कॉस्टली होने के दो रीजंस होते हैं। जो सबसे पहला रीजन है दोस्तों, जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया जाता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, कंपनी टैक्स रिबेट ले लेती है जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उस पे। और दूसरा जो इसका एडवांटेज है, क्योंकि वो लेस कॉस्टली होने का दूसरा कारण यह है कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो इससे लेस रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी होल्डर्स, क्योंकि यहां पे डिबेंचर होल्डर्स के पास जो एक सेफ्टी होती है वो ज्यादा हो जाती है, रिस्क कम होता है, तो वो लेस रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं डिबेंचर होल्डर्स। इसलिए फर्म के पर्सपेक्टिव से जो डिबेंचर्स हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं। दूसरा है दोस्तों, डिबेंचर होल्डर्स गेट्स मोर प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंड अप। सपोज कंपनी वाइंड अप होती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, या कंपनी का अगर रैपअप करना है, तो उस केस में जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है उनकी। उस केस में डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले पैसा दिया जाता है। इक्विटी होल्डर्स के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है। इसलिए ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो इसको एक सेफ इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। यहां पे डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। अगर इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंसोलिडेट करें दोस्तों, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए लेस रिस्की होता है, क्योंकि यहां पे उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और वाइंडिंग अप के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, बैंकरप्सी के केस में उनका पैसा सबसे पहले रिकवर किया जाता है। फर्म के पर्सपेक्टिव से इसका जो मेजर एडवांटेज है वो चीपर होता है, क्योंकि यहां पे जो भी इंटरेस्ट पे करना होता है फर्म को वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक लेस रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें
फर्म की ओनरशिप जो है, फर्म के ओनर्स की, फर्म के प्रमोटर्स की जो ओनरशिप है वो डायलूट नहीं होती। वहीं अगर फर्म इक्विटी से पैसा इकट्ठा करती है वहां पे ओनरशिप जो है डायलूट हो जाती है। तो ये एक तीन जो है मेजर एडवांटेज हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये फर्म के पर्सपेक्टिव से रिस्की होती है, क्योंकि यहां पे फर्म को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है फर्म का अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये फर्म के पर्सपेक्टिव से रिस्की होती है। इन्वेस्टर के अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो वहां पे इन्वेस्टर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता, यहां पे इन्वेस्टर्स की कोई भी ओनरशिप नहीं होती। तो ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से दोस्तों हमने डिबेंचर्स को देखा, इसके एडवांटेजेस फर्म के पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और फर्म के पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसको देखा। दोस्तों जो सबसे फेमस सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का वो लोन्स होते हैं। जिस तरह से हमने डिबेंचर्स में जाना कि एक इन्वेस्टर से फर्म पैसा कलेक्ट करती है, वहीं उसी तरह से अगर फर्म किसी बैंक से लोन ले ले, बैंक से एक पैसा इकट्ठा करे, उसका यूज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए करे, तो इसे हम लोन के द्वारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं। इस केस में, लोन के केस में कंपनी का एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को। इसलिए यह फर्म के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहां पे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हो जाता है। ये लेस कॉस्टली होता है। वही दो सेम रीजंस है डिबेंचर्स वाले, क्योंकि यहां पे जो इंटरेस्ट पे होता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, फर्म उस पर टैक्स रिबेट क्लेम कर सकती है, और जो इंटरेस्ट रेट होता है जो फर्म को पे करना होता है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये फर्म के लिए, फर्म के पर्सपेक्टिव से इसका मेजर एडवांटेज ये है कि ये चीपर सोर्स होता है फाइनेंसिंग का, क्योंकि यहां पे जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, और दूसरा जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो काफी कम होता है। फर्म के पर्सपेक्टिव से इसका एक और एडवांटेज है, यहां पे कोई भी फर्म की ओनरशिप जो होती है वो डायलूट नहीं होती। तीसरा इसका जो मेजर एडवांटेज है फर्म के पर्सपेक्टिव से, यहां पे फर्म का एक टेम्पररी ऑब्लिगेशन होता है। जैसे ही लोन खत्म हो जाता है, सारा जो फर्म का ऑब्लिगेशन है वही खत्म हो जाता है। लेकिन इक्विटी के केस में अगर कोई भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो वो परमानेंट एक तरह से शेयर होल्डर रहता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये रिस्की होता है फॉर फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है। इसमें फर्म को आइदर प्रॉफिट में है या लॉस में है, जो भी इस पे लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट है, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, वो पे करना ही होता है। टफ टू गेट फॉर न्यू बिजनेस, या इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई नया बिजनेस फर्म स्टार्ट कर रही है, फर्म का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फर्म की कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है, फर्म की कोई ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री नहीं है, तो जो बैंक है वो लोन देने से कतराता है। इसलिए इसको एक नए बिजनेस के लिए स्टार्ट करना, लोन के थ्रू फाइनेंसिंग कराना एक फर्म के लिए ये काफी टफ हो जाता है। तो इस तरह से हमने लोन को जाना कि लोन में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का जो नेक्स्ट सोर्स है वो है रिटेन्ड अर्निंग। सबसे पहले हमें जानना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। फर्म का जो भी रेवेन्यू हुआ उस पे इंटरेस्ट, टैक्स, ये सारी चीजें घटा करके जो भी प्रॉफिट बचता है फर्म का, उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। यानी कि फर्म का जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है उसमें इंटरेस्ट को माइनस कर दे, टैक्स माइनस कर दे, सारी चीजों का पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचता है, जो भी प्योर प्रॉफिट फर्म का बचता है, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। अब दोस्तों फर्म के पास दो ऑप्शन होते हैं इस रिटेन्ड अर्निंग का यूज करने का। पहला ऑप्शन है फर्म डिविडेंड दे दे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और दूसरा ऑप्शन है फर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस यानी कि जो भी एक फिक्स्ड एसेट है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, या फर्म को अपना एक्सपेंशन करना है, इन सारी चीजों में फर्म उस पैसे को, उस प्रॉफिट का यूज करे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी रिटेन्ड अर्निंग हुई है वो डिविडेंड के रूप में देनी है अपने शेयर जो इक्विटी होल्डर्स है उनको, या एक्सपेंशन में, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में उसका यूज करना है, या उसमें से पार्ट ऑफ जो रिटेन्ड अर्निंग है उसका यूज करना है डिविडेंड में, और पार्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का यूज एक्सपेंशन में, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में यूज करना होता है। तो यह डिसाइड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो इस तरह से हमने रिटेन्ड अर्निंग को समझा कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज है इसका इंक्रीज्ड स्टॉक वैल्यू। अगर फर्म की
रिटेन्ड अर्निंग अच्छी है तो इससे इसके स्टॉक की जो वैल्यू है मार्केट में वो काफी बढ़ जाती है। फिनेंशियल सेफ्टी नेट इसका सबसे मेजर एडवांटेज है रिटेन्ड अर्निंग का। ये एक फिनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करती है फर्म को। कोई भी अगर बुरा दौर आता है फर्म का, फर्म लॉसेस इनकर करती है या कोई भी इस तरह का अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांस आ जाती है फर्म की, तो उस समय जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो एक फिनेंशियल सेफ्टी नेट का काम करती है। फंडिंग फॉर ग्रोथ ये भी एक इसका मेजर एडवांटेज है रिटेन्ड अर्निंग का, क्योंकि इस केस में हम जो भी ग्रोथ है, फ्यूचर की एक्सपेंशन है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, रिटेन्ड अर्निंग का यूज करके कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? बोरोइंग मनी माइट बी मोर एडवांटेजियस ड्यू टू टैक्सेस। इसमें कोई भी टैक्स से हम रिबेट हमको नहीं मिलती है। वहीं पे अगर हम पैसे को बारो करते हैं किसी बैंक से या डिबेंचर से, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट हमें पे करना होता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है। वही रिटेन्ड अर्निंग पे पूरा का पूरा हमें टैक्स पे करना होता है। तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनको डिविडेंड मिले, रादर उस पैसे का यूज एक्सपेंशन में किया जाए। तो वो हमेशा एक इंसिस्ट करते हैं, एक रेजिस्ट करते हैं कि उनको जो रिटेन्ड अर्निंग है वो डिविडेंड के रूप में दी जाए। तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है दोस्तों। तो इस तरह से हमने रिटेन्ड अर्निंग को समझा। हमने जो भी डिफरेंट सोर्सेस है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, लोन्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग और इनके डिफरेंट जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इन सारी चीजों को जाना दोस्तों। मैं होप करता हूं कि अब आप अपने वर्ड में असाइनमेंट में कुछ लिख पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो आप कुछ लिख पाएंगे और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। अगर ये आपको पसंद आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियोस को लाने के लिए। थैंक यू।